हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले फोर्स। फोर्स क्या होता है? जब हमें किसी काम को दिया जाता है और बोला जाता है कि आप ये काम कर दीजिए, तो हम क्या करते हैं, जाते हैं और उस काम को करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं। और वो एफर्ट कभी कभी सक्सेस होता है और कभी कभी सक्सेस नहीं होता है। तो वो जो एफर्ट है, अब वो एफर्ट किस तरीके का है? जैसे अगर आपसे किसी ने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस कर दीजिए, तो आप क्या करते हो? उस ऑब्जेक्ट को पुल करते हो या पुश करते हो? यही दोनों में से एक चीज करते हो, पुल करोगे या पुश करोगे। पुल या पुश करते समय आप जो कुछ भी करते हो एग्जैक्टली वही क्या है? फोर्स। पुल या पुश, ये जो पुल या पुश कर रहे हो, इसे ही हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज अ पुल और पुश। Force is a pull or push which try to displace the object. Which try to displace the object. हमने ट्राई क्यों लिखा? ट्राई इसलिए लिखा बेटा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो डिस्प्लेस नहीं होते हैं। जैसे अगर हमसे किसी कोई कहे कि इस वॉल को डिस्प्लेस कर लीजिए, तो मैं इस पर फोर्स तो एक्सर्ट कर रहा हूं, लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हो रही है। क्यों डिस्प्लेस नहीं हो रही है? क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब ये जो डिस्प्लेस नहीं हो पाएगी, होती है जैसे भी लगा दीजिए गिर जाएगी दीवार, उसमें क्या है। लेकिन हमारे फोर्स से नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे फोर्स के कंपैरिजन में इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, इसलिए ये नहीं डिस्प्लेस हो रही है। सो फोर्स इज अ पुल और पुश व्हिच ट्राई टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल डेफिनेशन। नाउ फोर्स हम किस तरीके से एक्सर्ट करते हैं? कभी कभी हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वर्क को करने के लिए हम उसमें फोर्स जो लगाते हैं वो उसको कांटेक्ट में लेने के बाद लगाते हैं, और कभी कभी हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं बिना कांटेक्ट में लिए। जैसे अगर हमें कोई कहे कि ये आयरन फिलिंग्स हैं, ये आयरन फिलिंग्स हैं और आप इसको उठा लीजिए, तो हमारे पास दो मेथड है। एक, हम मैग्नेट लेके आए और मैग्नेट इसके ऊपर लेके जाएं और ये उसको अट्रैक्ट कर ले सारे आयरन फिलिंग्स को, या दूसरा मेथड है हम इसको हाथ से पकड़े और पकड़ के इकट्ठा करें। ये दो मेथड है हमारे पास। तो हमने क्या देखा कि एक मेथड में हमको इसे टच नहीं करना पड़ा और एक मेथड में हमको इसे टच नहीं करना पड़ा और एक मेथड में हमने इसको टच किया। तो इसी तरीके से हमारे दिमाग में सेंस आता है कि हम फोर्स को दो तरीके से एक्सर्ट कर सकते हैं। पहला कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट, कि कौन कांटेक्ट में आएगा कौन नहीं आएगा, इसके बेसिस पे फोर्स दो टाइप का होता है। एक क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? देखिए, फोर्स, दिस इज कांटेक्ट फोर्स, any force that exert when it comes in contact। कोई भी फोर्स जो कांटेक्ट में आने के बाद ही लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। एनी फोर्स दैट एक्सर्ट्स व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट, या एक्सर्ट की जगह हम एक्ट बोलते हैं, दैट एक्ट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट। तो ऐसे फोर्स कौन कौन से हैं? जैसे मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी, कांटेक्ट में आने के कौन से फोर्स होते हैं? जैसे फ्रिक्शन फोर्स। क्या हम जानते हैं कि ठंडी के दिनों में बहुत ठंडी लगती है और हम अपने दोनों हाथों को रब करते हैं। रब करते हैं तो हमारे हाथ आपस में गर्म हो जाते हैं, हीट जनरेट करते हैं। तो ये क्यों होता है? फ्रिक्शन की वजह से। यहाँ पर भी हम फोर्स लगाते हैं इसके अगेंस्ट, और यही जो फोर्स लगाकर हम वर्क करते हैं यही स्टोर हो जाता है और हमें हीट मिलती है। हम जमीन पे चलते हैं तब भी हमारे पैर और अर्थ के सरफेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। एयर फ्लो करती है तो एयर के पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो एयर की गैस है इसके बीच में एयर ड्रैग फोर्स लगता है, इसके बीच में भी लगता है, वो भी कांटेक्ट में होते हैं। पानी, वाटर, जो कोई पर्टिकुलर फ्लूइड वो जब फ्लो करता है तो उसके लेयर्स के बीच में भी एक फोर्स होता है जिसका नाम है विस्कस फोर्स, तो ये भी वर्क करता है। मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरा वेट नीचे लग रहा होगा और
मेरा वेट नीचे लग रहा होगा और उसका नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है। तो इस तरीके से ये सब क्या है, कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूं नॉर्मल फोर्स, कॉमा फ्रिक्शन फोर्स, कॉमा विस्कस फोर्स, कॉमा एयर ड्रैग फोर्स, या ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं इसको, सिंपल एयर ड्रैग फोर्स, और भी कई हैं एक्सेट्रा। ओके, सो दिस इज व्हाट कांटेक्ट फोर्स। नाउ नॉन कांटेक्ट फोर्स, any force that act without कांटेक्ट, वो फोर्स जो बिना कांटेक्ट में आए ही एक्ट कर जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे एग्जांपल है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स, ओके, मैग्नेटिक फोर्स, और भी कई फोर्स हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब है क्या, अभी आपने पता नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो थोड़ा समझ लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो दो बॉडीज के बीच में उनके मासेस की वजह से लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो बॉडी टच में है, कांटेक्ट में है या नहीं है, वो लगेगा चाहे वो बॉडी कितनी भी दूर हो। सन के चारों तरफ हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल लग रही है सन की तरफ, उसकी वजह से। अब दोनों कांटेक्ट में तो है नहीं, ये तो हमें पता है, तो अगर कांटेक्ट में तो जल जाते, हमारा एग्जिस्टेंस ही ना होता, है ना। तो ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज रखे हुए हैं एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे, और वो दोनों एक दूसरे को अगर अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, ये भी है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स, बचपन में आपने किया होगा, एक मैग्नेट और दूसरे मैग्नेट दोनों को दौड़ाया होगा, तो क्या होता है, पोलैरिटी सेम हो जाती है, नॉर्थ एक तरफ या साउथ एक तरफ हो जाते हैं, और दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो आगे पीछे भागते हैं। तो ये इस तरीके से क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम समझते हैं कि जब हम किसी भी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लगाते हैं, क्या, जब हम किसी भी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, आइए देखते हैं। जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है, एंड हमने इधर से एक फोर्स लगाया, कुछ फोर्स लगाया, सपोज 10 न्यूटन लगाया, कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन, और इधर से लगा दिया 7 न्यूटन, कितना लगा दिया, 7 न्यूटन। तो क्या देखते हो आप, ये फोर्स, ये जो फोर्स है दोनों, एक 10 न्यूटन और एक 7 न्यूटन, F1 is 10 न्यूटन एंड F2 is 7 न्यूटन। इधर से हम लगा रहे हैं 10, इधर से लग रहा है 7, तो इस पर रिजल्टेंट कितना फील हो रहा है, 3 न्यूटन। कितना फील हो रहा है, 3 न्यूटन। तो ये क्या करेगा, मूव करेगा, किधर मूव करेगा, 10 से 7 की तरफ, इधर, जिस, ये किसका है वेटेज, इसका वेटेज है, 10 ज्यादा है ना इससे 3, तो ये क्या करेगा, इसको मूव करा देगा इस डायरेक्शन में, इसको एक्सेलरेट कर देगा। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए, ये एक और बॉडी है, यहां पर इस बार 10 न्यूटन लग रहा था, हमने इधर से भी कितना लगा दिया, 10 न्यूटन। कितना लगा दिया, 10 न्यूटन। एक तरफ से 10 लगाया, दूसरी तरफ से भी 10 लगा दिया, इधर से 10, इधर से 10, दोनों का रिजल्टेंट कितना, 0 आ गया रिजल्टेंट। यानी इस बॉडी को कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। अगर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है तो इस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा, यानी बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। क्यों, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। पर इस कंडीशन में अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो जब हमने फोर्स लगाया तो वो क्या करेगी, एक्सेलरेट। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से जब ऐसी कंडीशन आए कि एक से ज्यादा फोर्स लगे किसी
किसी बॉडी पर और उसका रिजल्टेंट हमको कुछ ना कुछ मिले तो हम उसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? अनबैलेंस्ड फोर्स। और यहां पर क्या, जब एक से ज्यादा फोर्स लगे और उनका रिजल्टेंट 0 आ जाए तो उसे बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स, और इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स और ये क्या हो गया? बैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होते हैं जब किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन हमें कुछ ना कुछ मिले, हमें कुछ ना कुछ उसका रिजल्टेंट मिले तो वहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स। एंड व्हेन द रिजल्टेंट इज 0, एक्सेलरेशन इज 0, तो हम उस बॉडी को क्या बोलेंगे कि उस पर कैसे फोर्स लग रहे हैं? बैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं। ये हो गया आपका अनबैलेंस्ड फोर्स और ये क्या हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स। बेटा ये तो बात हो गई बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स की और कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? हर एक बॉडी के अंदर, हमारे नेचर में जितनी भी बॉडीज हैं सब के अंदर, हमारे आपके अंदर, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सब के अंदर क्या होता है? इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मास की वजह से है। किसी भी जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा उसमें इनर्शिया उतना ज्यादा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक मोटा आदमी है, बहुत मोटा, मुझसे भी मोटा वो है। अब हम उसको फोर्स लगाते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं थोड़ा सा और डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है। क्यों? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उसका मास ज्यादा है। बिल्कुल, उसका मास ज्यादा है। हम उसको एक नया नाम दे रहे हैं कि उसका इनर्शिया ज्यादा है। क्या है? इनर्शिया उसका ज्यादा है। अब वही एक पतला आदमी है, हमने उस पर हल्का सा फोर्स लगाया और वो डिस्प्लेस हो गया। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, यानी इसका इनर्शिया कम है। तो इनर्शिया जब बात आएगी तो इनर्शिया का मतलब क्या होगा? मास। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच इट अपोज द चेंज इन पोजीशन, डायरेक्शन एंड आल्सो मोशन। तो इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी डायरेक्शन, मोशन या रेस्ट की पोजीशन को चेंज करने का अपोज करता है, चेंज नहीं होने देता। अब हमने इसके कई एग्जांपल्स देखे हैं, कई रोज हमारे साथ होते हैं, तो हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं व्हाट इज इनर्शिया। देखिए इनर्शिया, due to which it opposes change in motion, position and direction। तो इनर्शिया क्या होता है बेटा? It is the inherent property of an object due to which it opposes the change in motion, position and direction। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये हो सकता है, हमारे आपके सब के अंदर है ये। अब इनर्शिया कितने टाइप का होता है? इनर्शिया 3 टाइप का होता है। There are 3 types of inertia and the first is inertia of rest। inertia of rest, inertia of rest बड़ी सिंपल सी बात है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? जब हम बाइक में बैठते हैं और बाइक रुकी होती है, हमारा जो बाइकर होता है वो बाइक रुके रहता है, हम क्या करते हैं? बैठे रहते हैं और अचानक से जैसे ही वो बाइक स्टार्ट करता है हम क्या होते हैं? पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ये गिरने वाले होते हैं, फिर पकड़ लेते हैं उसको, तो हम क्या होते हैं? पीछे की तरफ ऐसा झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका ये रीजन है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसका रीजन क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसका रीजन इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे है? इस तरीके से है कि जब बाइकर बाइक स्टार्ट करता है तो उसके पहले पूरी बॉडी, हमारी, बाइकर की और बाइक, तीनों क्या होते हैं? रेस्ट पे होते हैं। लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट होती है बाइक आ जाती है मोशन में। बाइकर चला रहा है वो भी आ जाता है मोशन में, उसको वो मोशन में आ जाता है। अब हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे कमर के नीचे का हिस्सा तो बाइक से कांटेक्ट में है, वो तो आ जाता है मोशन, लेकिन हमारे कमर के ऊपर का हिस्सा वो कांटेक्ट में नहीं है और वो मोशन में नहीं आ पाता है। वो क्या रहता है? रेस्ट में। तो वो रुका रहना चाहता है। क्या चाहता है? रुका रहना चाहता है।
अब वो जब रुका रहना चाहता है तो हमारा पैर जो होता है वो आगे बढ़ चुका है, तो हमें क्या लगता है पीछे की तरफ धक्का। तो यही रीजन है कि जब अचानक से बाइक चलती है तो हमको पीछे की तरफ धक्का क्यों लगता है, एंड दिस इज व्हाट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और भी कई चीजें हैं, जैसे मान हमने देखा है कि जब ठंडियां आने वाली होती हैं तो मुंह में लोग कंबल या रजाई वगैरह निकालती हैं और उसको ऐसे पकड़ के और उस पर जो है डंडे से खूब मारती हैं। क्यों मारते हैं उसको? ताकि उसमें से जो धूल हो, जो धूल के डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर गिर जाए। तो क्या होता है मारने से क्या होता है, तो उनको चोट लगती है तो छोड़ के चले जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। असल में होता क्या है कि जब हम ब्लैंकेट या रजाई को डंडे से मारते हैं तो जो ब्लैंकेट होता है वो तो मोशन में जाता है, वो तो मोशन में जाता है, लेकिन पार्टिकल्स जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो उससे चिपके हुए होते हैं वो क्या चाहते हैं? रेस्ट पे बने रहना। अब वो चाहते हैं कि हम रेस्ट पे बने रहें, और जैसे ही उन्होंने मारा ब्लैंकेट पीछे चला जाएगा। जब ब्लैंकेट पीछे चला जाएगा तो डस्ट पार्टिकल कहां चल जाएगा? नीचे। तो इस तरीके से डस्ट पार्टिकल अपने रेस्ट में बने रहने की वजह से नीचे गिर जाते हैं सारे के सारे। तो ये तरीका है कि ठंडियों में जो है उसको डंडे से क्यों पीटा जाता है, उसका ये रीजन है। ठीक है, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। और भी कई एग्जांपल्स हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। आप कार में बैठिए तब भी आप इस चीज को फील कर सकते हैं कि अचानक से जब कार चलती है तो आप पीछे की तरफ हो जाते हैं। या और भी कई जगह है, जैसे जब हम गर्मी के दिनों में जो आम तोड़ता है वो क्या कैसे आम तोड़ता है, ऐसा थोड़ी नहीं गया और एक एक पकड़ के वो करता है। जब देखा होगा कि जब आम पक जाते हैं थोड़े से तो क्या करते हैं, डाल जो होती है ब्रांच जब हम हिलाते हैं तो आम अपने आप गिर जाता है। क्यों? जिद की वजह से। किसकी जिद की वजह से? आम की जिद की वजह से। कैसे होता क्या है कि जो ब्रांच होती है हम जाते हैं और ब्रांच को ला देते हैं मोशन में लाते हैं, लेकिन आम को तो हम हिला नहीं रहे, मैंगो तो अपनी जगह पे है। अब आम जब हिलाते नहीं है और ब्रांच को मोशन में ला देते हैं तो आम क्या रहना चाहता है? रेस्ट पे। आम रहना चाहता है रेस्ट पे, और ब्रांच क्या है? हम उसको हिला रहे हैं। तो जब ब्रांच को हम इधर उधर करते हैं और ये रेस्ट पे रहना चाहता है तो ये इधर गया और ये टूट के नीचे। तो इस तरीके से फल टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीके, ये सब क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशंस। तो इसकी भी डेफिनेशन बेटा सेम एकदम। It is an inherent property of an object due to which it oppose the change in position। बस मोशन और डायरेक्शन नहीं लिखना है, सिंपल सा आप क्या लिख दोगे? पोजीशन। तो मैं लिख दे रहा हूं, इट इज एन inherent property of an object due to which it opposes the change in position। Okay, so this is inertia of rest। अब सेकंड आता है inertia of direction, inertia of motion। पहले हम डेफिनेशन लिखे दे रहे हैं, फिर इसको समझाते हैं। It is an inherent property of an object due to which it opposes the change in motion। क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने मोशन में होने वाले चेंज का अपोज करे, उसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। और यही रीजन है कि जब हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं, और अगर अचानक से रुकने की कोशिश करें तो हमारे पैर लड़खड़ा जाते हैं और हम गिरने की कंडीशन में आ जाते हैं, या कभी-कभी गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही हम रुकना चाहते हैं हमारे माइंड ने तुरंत सिग्नल भेजा लेग को कि रुक जाओ। अब लेग तो रुक जाएगा, लेकिन अपर बॉडी का क्या? अपर बॉडी तो मोशन बरकरार रखना चाहेगी, और जब बरकरार रखना चाहेगी तो होता क्या है कि वो रुक नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया है इसके पास, और इनर्शिया क्या करेगा? दौड़ाएगा, बोलेगा आगे दौड़ो, लेकिन पैर रुक गए और पैर तोड़ के तो आगे चले नहीं जाएंगे। तो होता क्या है कि हम आगे की तरफ लड़खड़ा जाते हैं या कभी-कभी गिर जाते हैं। तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। और भी कई एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बाइक बहुत तेजी से जब चल रही है, चलते अचानक से जहां रेड लाइट दिखती है बाइकर रोक देता है। अब जैसे ही बाइकर बाइक रोकता है हमारे साथ क्या होता है?
बाइकर और बाइक दोनों रुक जाती हैं, और पैर के हमारे कमर के नीचे का हिस्सा भी रुक जाता है क्योंकि वो बाइक से कांटेक्ट में है। लेकिन अपर बॉडी क्या चाहती है? मोशन बरकरार रखना। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, हमारे पास इनर्शिया है और हम आगे बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन हम आगे कहां जाएंगे? जा ही नहीं पाएंगे और बाइकर से टकरा जाते हैं। सो दिस इज व्हाट? इनर्शिया ऑफ मोशन। ये क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। इसी तरीके से एक और है जिसका नाम है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Inertia of direction. It is an inherent property of an object. सेम बेटा definition है, बस जहां पर change in motion लिखा है वहां पर क्या लिख दीजिएगा? change in direction, and that's all. यही है inertia of direction की definition. अब एग्जांपल समझते हैं उसके। जैसे कहीं मोड़ पे जब मुड़ना होता है तो क्या होता है कि हम ऐसे जा रहे हैं और अचानक से कार ऐसे मुड़ जाती है। हम कार में हैं और जाते हैं और कार ऐसे मुड़ती है। जब कार ऐसे मुड़ती है तो हम कैसे हो जाते हैं? बाहर की तरफ ऐसे जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? असल में हमारी बॉडी सीधे जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि अभी तक कार सीधे जा रही थी, पर होता क्या है कि हमारे कमर के नीचे का हिस्सा उस कार के सरफेस से कांटेक्ट में है और जिधर कार मुड़ती है हमारा पैर तो उधर मुड़ जाता है, लेकिन हमारा जो अपर बॉडी है वो कहां जाना चाहेगा? बाहर जाना चाहेगा, सीधे जाना चाहेगा, पर सीधा तो जा नहीं पाएगा क्योंकि हम तो कांटेक्ट में है, हम तो जुड़े हुए हैं ना अपनी कमर से। होता क्या है? तो हम किसकी तरफ? हमारे ऊपर हम जो है बाहर की तरफ झुक जाते हैं इसकी वजह से। तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसी तरीके से और भी कई एग्जांपल्स हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब स्टार्ट करते हैं मोमेंटम। बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि व्हाट इज मोमेंटम। फोर्स तो बड़ा इजीली समझ में जाता है, लेकिन मोमेंटम पे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज मोमेंटम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। It is the product of mass and velocity of the object. Momentum को बेटा हम p से लिखते हैं and p is equal to mass into velocity. Very simple. Momentum क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितना मास है और कितनी वेलोसिटी, उन दोनों के प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। क्या? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मोमेंटम क्वालिफाई द वेलोसिटी। मोमेंटम असल में वेलोसिटी की क्वालिटी बताता है कि वेलोसिटी कैसी है। अब मान लीजिए कि आपके टीचर ने आपकी क्लास से एक ही सीट पे बैठे हुए दो बच्चों को बुलाया और दोनों का मास अप्रॉक्स सेम था। दोनों आए, एक बच्चा बड़ी तेजी से चला आया और एक बच्चा बड़े धीमे धीमे आया, स्लोली आया। तो हम क्या बोलेंगे कि जो बच्चा बहुत तेजी से आया है उसका मोमेंटम ज्यादा है और जो बहुत धीमे आया है उसका मोमेंटम बहुत कम है। तो जो तेज से आएगा उसका मोमेंटम ज्यादा, यानी हमने क्या बताया कि वेलोसिटी की डिफरेंस में बोला कि यानी इसकी वेलोसिटी ज्यादा है यानी इसका मोमेंटम ज्यादा है, उसका वेलोसिटी कम है यानी उसका मोमेंटम कम है। तो मोमेंटम क्या बताएगा? क्वालिटी ऑफ वेलोसिटी। इसकी यूनिट एसआई यूनिट देखिए क्या होगी? मास की होती है केजी मीटर पर सेकेंड। एंड सीजीएस यूनिट चाहे तो आप लिख लीजिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चाहे एसआई यूनिट हो चाहे सीजीएस यूनिट हो या एक और यूनिट होती है एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, उसमें भी सेकंड हमेशा सेकंड ही रहता है। ठीक है, बाकी सब चेंज हो जाएगा लेकिन टाइम यूनिट तीनों में कांस्टेंट है। चलिए, तो ये तो बात हो गई बेटा मोमेंटम की। और अब आते हैं मेन टॉपिक पे जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो बेटा लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं कि बहुत से साइंटिस्ट ने इसमें योगदान दिया है। ऐसा नहीं कि सीधे न्यूटन आए और उनको पता चला एक सेब गिरा है ना, आपने सुना ये सारी कहानियां कि सेब गिरा, उसके बाद उन्होंने ग्रेविटेशन की खोज की और फिर आगे जो है लॉज ऑफ मोशन और ये सारी चीजें। नहीं, ऐसा नहीं पता। बहुत पहले से थोड़ी बातें हुई, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आगे जाते गए, मॉडिफाई होते गए और फिर बाद में न्यूटन तक जब पहुंचा तो ठीक ठाक पहुंच गया था। और फिर बाद में उन्होंने भी अपना योगदान दिया और बाद में उन्होंने जो है हमको लॉज ऑफ मोशन दिए। तो समझिए इसके बारे में क्या है लॉज ऑफ मोशन। उससे पहले हम एक बात जानना चाहेंगे, उसका नाम है एरिस्टोटल फैलेसी। क्या है? एरिस्टोटल
एरिस्टोटल फैलेसी। क्या है एरिस्टोटल फैलेसी? एरिस्टोटल ने 200 एंड समथिंग में, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, शायद 235 में, 235 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में इन्होंने एक बात कही थी। और वो क्या बात थी? इन्होंने कहा था एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। क्या कहा था इन्होंने? एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। क्या कि अगर किसी बॉडी को मोशन में बनाए रखना है तो हमको बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही था कि बाहर से हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं की, सिर्फ ये एक पहलू है, ये उस सिक्के का एक ही पहलू है। और दूसरा पहलू क्या है? दूसरा साइड क्या था? उन्होंने ये बताया नहीं कि रोकने के लिए क्या करना है। तो हमें रोकने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने मोशन के बारे में तो बात की, लेकिन रोकने के लिए बात नहीं की, इसीलिए इनकी बात को उतना महत्व नहीं दिया गया। बाद में गैलीलियो गैलीली आए और उन्होंने भी कुछ कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। सबसे पहले उन्होंने ही दिया था, बाद में न्यूटन ने उसे कॉपी करके और थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता दिया था। तो देखेंगे अभी कि उन्होंने क्या बताया था। तो पहले देखते हैं कि गैलीलियो ने क्या बताया था। तो गैलीलियो ने क्या कहा था कि इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट कंटिन्यू इट्स मोशन, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट कंटिन्यू इट्स रेस्ट। यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुकी ही रहेगी। बस इतना ही बताया। किसने? गैलीलियो ने। इतनी बात बताने के बाद इनका कहानी खत्म। इसके बाद आते हैं न्यूटन। न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने 16वीं सेंचुरी में अपनी एक बुक थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका। क्या नाम था? प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका। इसमें इन्होंने अपने लॉज ऑफ मोशन पब्लिश किए 16वीं सेंचुरी के आसपास। उन्होंने उसमें बोला, उनका फर्स्ट जो लॉ था वो कुछ यूं था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या हम इसको बोलते हैं इनर्शियल लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मोशन। अब इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने कहा इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट कंटिन्यू इट्स रेस्ट पोजीशन, if a body is in motion it continue its motion। कब तक? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक until we apply an external force on it। कब तक? जब तक हम उस बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। यानी कि अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। कब तक? जब तक हम उस पर कोई भी फोर्स ना लगाएं। तो अगर आप देखें तो गैलीली और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इन्होंने एक लाइन ऐड कर दी है, until we apply an external force on it। बस इतनी ही बात ऐड की और ये क्या इसका लॉ बन गया? न्यूटन ने अपना लॉ बना दिया इसको। ये सही बात है एकदम कि अगर कोई बॉडी रखी है तो वो रखी रहेगी। कब तक? जब तक कोई उसको उठाने ना जाए, जब तक कोई उस पर फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस ना कर दे, तब तक रखी रहेगी। अब अगर कोई बॉडी मोशन में है, किसमें है? मोशन में, तो मोशन में चलती रहेगी। कब तक? जब तक हम उस पर फोर्स लगा के उसको रोके ना। या अगर एक कार है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसका फ्यूल ना खत्म हो जाए। मींस वो तो अंदर की बात है, एक्सटर्नल हो गया, वो तो एक्सटर्नल मैटर हो गया। मान लीजिए आपने एक बॉल रोल कर दी,
अब बॉल अगर आपने रोल कर दी तो क्या होगा, बॉल रोल करेंगे, बॉल रोल करती रहेगी और एक टाइम आएगा 1-2 घंटे तक शायद रोल करेगी अगर प्लेन सरफेस है तो शायद, वरना उसके पहले ही वो रुक जाएगी, शायद 10 मिनट में ही रुक जाएगी। क्यों रुकेगी, वहां पर तो कोई बाहर से फोर्स लग नहीं रहा है, लग रहा है। कौन सा फोर्स है, उसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। कौन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। उसको फ्रिक्शन रोक देगा, फ्रिक्शन उसकी मोशन का अपोज करेगा और जो भी आपने उसको फोर्स दिया उसके फोर्स को धीरे धीरे कम करेगा। और जब इतना कम, जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स और लगने वाला फोर्स जितना आपने लगाया है या जितना उस पर फोर्स है, तो वो क्या करेगा, उसको रोक देगा। एंड दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि जब तक हम किसी बॉडी पर बाहर से फोर्स लगा के नहीं रोकेंगे वो नहीं रुकेगी। तो ये हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद बात आती है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? समझिए बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, बहुत इजी है। पहले हम लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। फोर्स applied on a body is equals to the rate of change of momentum। क्या, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसी भी बॉडी पर जो आप फोर्स अप्लाई करते हो वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। कैपिटल F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस एकदम सही बात है। मान लीजिए एक कार है, क्या है, कार। सपोज कार जैसी है, ये मैं बना देता हूं, लग रही है ये मान लीजिए कुछ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी। अब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, हमने क्या किया, इसका एक्सीलरेटर दबाया, इस पर फोर्स लगा, और फोर्स लगा तो इसकी स्पीड बढ़ गई और ये हो गई सपोज 50। कितनी हो गई, 50 2 सेकंड में। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में 50 हो गई। तो हम देखते हैं कि इसका मोमेंटम चेंज हो गया। क्यों, देखिए इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। मान लेते हैं कि ये 100 kg की एक कार है और इसका ये हो गई इसकी वेलोसिटी, तो 20 into 100 2000 और 100 into 50 5000। तो 2000 से मोमेंटम इसका कितना हो गया, 5000 हो गया। कब, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। क्यों हो गया, क्योंकि आपने अंदर एक्सीलरेटर दबा दिया। एक्सीलरेशन उस पर कब आएगा, जब वो फोर्स लगा होगा उस पर। तो यानी कि आपने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया। फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसका मोमेंटम क्या हो गया, 2000 से 5000 तक हो गया। यानी ये बात सही है कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। F इज इक्वल टू डेल्टा, मास तो बेटा कांस्टेंट होता है, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो F इज इक्वल टू मास एंड डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज A, देन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी एक डेफिनेशन आ सकती है। आप लिख सकते हो, अगर आपको ये ना याद हो तो आप लिख सकते हो फोर्स on a body is equal to the product of mass and acceleration। तो फोर्स किसी भी बॉडी पर किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट के, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। याद रखिए, फोर्स मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ओके, हो गया फोर्स। देखिए बेटा, यूनिट फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स किसे मेजर करते हैं, m की यूनिट क्या होती है, kg, एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज SI यूनिट। तो SI यूनिट कितनी है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम न्यूटन को इज्जत देने के लिए n यूज कर लेते हैं।
इज्जत देने का मतलब हम उन्हीं के नाम, बस ये सिंबल है, हम उनको एक तरीके से आप समझो कि छोड़ो क्या समझना है इस पे, हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल एन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसकी एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट देखिए, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या डाइन, क्या डाइन, ये न्यूटन और ये डाइन। तो सीजीएस यूनिट में आप ये यूज कर सकते हो या यू यूज कर सकते हो, और एसआई में ये यूज कर सकते हो या ये यूज कर सकते हो। न्यूटन, 1 न्यूटन में कितनी डाइन होती है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, ये देखिए 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, केजी को लिख सकते हो ग्राम, और ग्राम में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 ग्राम इनटू मीटर को 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10⁵, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाइन। तो क्या आ गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। अगर कोई पूछे तो आप इस तरीके से बता सकते हो उसको। तो ये हो गया आपका न्यूटन सेकंड लॉ। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वेरी सिंपल, क्या, टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction, क्या, to every action there is equal and opposite reaction, कि हर एक एक्शन के अपोजिट एक रिएक्शन होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन। तो आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, हालांकि ये बोलने से क्वेश्चंस निकलता है, पर आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। हर एक एक्शन के इक्वल में, अपोजिट में इक्वल और अपोजिट एक रिएक्शन होता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट। अब सपोज करिए, अब आप सोच रहे हैं ऐसा कहां होता है, बहुत जगह होता है। आपने कभी अपने दोस्त को चाटा मारा है, बहुत मारा होगा या मार खाया भी होगा। तो या देखिए, मम्मी पापा आपको जितने फोर्स से मारते हैं उतना ही फोर्स उनके हाथ पे भी लगता है, उनके पाम में भी उतना ही। अगर उन्होंने 5 न्यूटन के फोर्स से आपको एक स्लैब दिया, एक चाटा मारा, तो उनके हाथ में भी उतना ही फोर्स लगेगा, जितना तेज आपको लगेगा, जितना फोर्स आप फील करते हो उतना ही फोर्स आपके मम्मी पापा भी फील करते हैं। बस दर्द आपको ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि आपके गाल मुलायम है, चिक्स मुलायम होते हैं भाई, और ये हाथे की पाम थोड़ी सी सख्त होती है, हार्ड होती है। इसी तरीके से अगर आप वॉल पर जितने फोर्स से मारते हो उतना ही फोर्स ये आपको वापस देती है। मान लीजिए आपने इसको 10 न्यूटन से मारा, तो इस पर भी 10 न्यूटन की चोट लगेगी, लेकिन उसकी चोट पता नहीं चलेगी क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको काफी पता चल जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हर एक जगह पे है, हर एक जगह। आप कहीं पर भी इसको देख लीजिए, चिड़िया उड़ती है, गन चलती है, तोप चलती है, कैनन चलती है, घोड़ा चलता है, हम चलते हैं, हर एक जगह पर ये है। हमारे खड़े होने में, हमारे चलने में, दौड़ने में, उछलने में, हर एक जगह पे ये लॉ काम करता है। कैसे, जैसे एक बंदूक है, जब हम देखते हैं कि गन फायर होती है तो गन की बुलेट जिस स्पीड से आगे जाती है, जिस फोर्स से आगे जाती है, वही फोर्स हमको पीछे मिलता है, हमको वही फोर्स पीछे मिलता है, उतना ही फोर्स से गन पीछे रिक्वायर होती है। सेम उसी तरीके से हम देखते हैं कि जब हम संगम या कहीं घूमने जाते हैं नदी वदी में, तो अगर हम बोटिंग करके वापस आते हैं तो नाव से जब हम उतरने वाले होते हैं, तो जिस हम नाव पर जितने फोर्स से पीछे की तरफ धक्का देते हैं, नाव भी हमें आगे की तरफ उतने ही फोर्स से धक्का देती है। ये सेम लॉ है भाई, जितने फोर्स से आपने उसको धक्का दिया, उसने उसको अपोजिट आपको दे दिया, दिया कि नहीं दिया। इसी तरीके से हम अर्थ पे चलते भी हैं, हम जितने फोर्स से अर्थ को पीछे धक्का देते हैं, हमारे आगे वाले पैर, हम मान लीजिए ये पैर है, इस पैर से हमने इसको धक्का दिया, इस पर अर्थ पर धक्का दिया, तो अर्थ क्या करेंगे, जितने फोर्स से हम इस पर धक्का देंगे एक पैर से, हमारे दूसरे वाले पैर पे अर्थ आगे की तरफ उतना पुश दे देगी। तो ये भी है। इस तरीके से घोड़ा आगे दौड़ता है, सब कुछ, बहुत सी चीजें। चिड़िया उड़ती कैसी है, उसकी बॉडी, उसका शेप सब उसको हेल्प करता है, लेकिन उसके साथ साथ
उसका एक और फिनोमेना हेल्प करता है कि वो जब उड़ना होता है तो वो अपने दोनों हाथों से पंखों पे फोर्स लगाती है, वो पंखों से जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उस पर फोर्स लगाती है, और जब फोर्स लगाती है तो जितने फोर्स से पीछे एयर को वो धक्का देती है उतना ही पुश उसको आगे की तरफ मिलता है और चिड़िया आगे उड़ जाती है। तो ये तो न्यूटन के थर्ड लॉ के एप्लीकेशंस थे। So this is what to every action there is equal and opposite reaction in opposite direction. तो अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए क्या है, according to this law the total linear momentum of an isolated system remains conserved। क्या रह जाता है, कंजर्व रह जाता है। क्या बोल रहा है ये, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका मतलब अगर कोई सिस्टम है और उसको पहले हमने देखा तो उस पर जितना उसका मोमेंटम था बाद में भी उसका मोमेंटम उतना ही रहेगा, टोटल मोमेंटम उसका बदलेगा नहीं। क्या ये बात सही है या गलत, इस चीज को हम देखते हैं। हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं बेटा। क्या प्रूफ है इसका, तो प्रूफ करते हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं, दो कार कंसीडर करते हैं। सब वी कंसीडर टू कार, वी कंसीडर टू कार and whose mass is m1 and another car whose mass is m2. First car is moving with velocity u1 and another car, second car is moving with velocity u2। हम देखते हैं कि दोनों मूव कर रहे हैं और क्या देखते हैं, u1 is greater than u2, u1 is greater than u2। अगर u1 u2 से ज्यादा है तो क्या होगा, u1 u2 से अगर ज्यादा होगा तो ये एक टाइम बाद इसको हिट कर देगी। क्या करेगी, ये एक टाइम बाद इसको हिट कर देगी और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कॉलिजन हो जाएगा। देखिए कहां पे होगा, कुछ ऐसे, ये ऐसे, ये रही m1, ये रही m2, इसने इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया और इसने इस पर फोर्स कुछ अप्लाई किया। तो मान लेते हैं इस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज F12 फोर्स ऑन 1/2 और इस पर जो लग रहा है वो है F21 फोर्स ऑन 2/1। इस पर क्या लग रहा है, F12, इस पर क्या लग रहा है, F21। तो इस पर जो लग रहा है फोर्स ऑन 2/1 और इस पर लग रहा है फोर्स ऑन 1/2। कैसे करेंगे इसको, अब हम देखते हैं कि ये दोनों के बीच में टक्कर हो गई, कॉलिजन हो गया। कॉलिजन के बाद दोनों अलग हो गई, सेपरेट हो गई और दोनों अलग अलग वेलोसिटी से अब मूव करने लगी। तो जो u1 से चल रही थी वो चलने लगी v1 से, और जो चल रही थी u2 से वो चलने लगी v2 से, चलने लगी। हम चेक करते हैं क्या ये बात सही है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इसके सेम है या नहीं है। देखिए इसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, क्या रिमेन्स कंजर्व्ड। हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो सिस्टम का पूरा मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। अच्छा ये हुआ, दो कार की, एक का मास m1 एक का m2, एक चल रही है u1 से और एक चल रही है u2 से।
दोनों में कॉलिजन हो गया, कॉलिजन के बाद ये चल रही है V1 से और ये चल रही है V2 से। अब देखिए क्या होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ लगाइए, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या मिलेगा आपको, फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2/1। नेगेटिव होगा, क्यों होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्योंकि थर्ड लॉ तो यही बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, इक्वल तो होगा, एन अपोजिट डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जो रिएक्शन हो वो अपोजिट डायरेक्शन हो, सो दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव। ओके, और हमने क्या पढ़ा, सेकंड लॉ से क्या पढ़ा, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो वी कैन राइट इट डेल्टा p1 अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा p2 अपॉन डेल्टा t, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल, एंड p1 को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी m, और इसको हम क्या लिख सकते हैं m1, और इसको देखिए, इसका मोमेंटम पहले कितना था m1u1, बाद में कितना हो गया m1v1, तो मैं लिख सकता हूं इसको v1 माइनस u1, और इसे क्या लिख सकता हूं माइनस ऑफ m2 v2 माइनस u2, लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई करा दीजिए, m2 u2। अब इसको इधर लेके आइए और इसको इधर लाइए, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो आप क्या देख रहे हो, ये मोमेंटम इनिशियल फर्स्ट बॉडी का, ये सेकंड बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, ये फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम, और ये सेकंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम, तो ये क्या हो गया फाइनल मोमेंटम is equal to initial momentum, ये आपने प्रूव कर दिया, यही तो हमें लाना था, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो ये तो बात हो गई मोमेंटम की। देखिए अब इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो अभी छूट गया है, अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक छूट गया है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।